राजस्थान के कोटा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक आदमी होलिका दहन के दौरान आग में गिर गया। आरोप है कि वो शराब के नशे में था। 2 दिन पुराना यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखा कि होलिका दहन के दौरान वहां एक आदमी अंगारों को रौंदते हुए चला गया। इसके ठीक बाद वो आदमी भी उसकी नकल करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं सका और आग में गिर गया। उसके आग में गिरते ही वहां हड़कंप मच गया। कई लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक वो खुद ही उठकर बाहर निकल आया। सौभाग्य की बात यह कि होलिका जलाने के दौरान ऐसी मस्ती जानलेवा होती। इस साल बिहार में होलिका दहन में 3 बच्चे जिंदा जल गए। राजस्थान में एक सिरफिरे ने होलिका की आग में केमिकल डाल दिया, जिससे 4 लोग झुलसे थे। अभी कोटा में जो वीडियो वायरल हुआ वो राजस्थान के राजसमंद जिले का है। यहां सिरफिरा खुद ही आग की लपटों में जा गया। उसकी होली अस्पताल में बीती और अब भी मरहम पट्टी चल रही है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कई समर्थक आमने सामने आ गए। नंदीग्राम में प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही पार्टियों ने वहां पूरी ताकत लगा दी। लेकिन उस वक्त कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए जब टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आमने सामने आ गए। जिस रास्ते से मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो गुजर रहा था, वहां सामने की ओर से टीएमसी के समर्थकों की भीड़ भी पहुंच गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने पहुंचते ही उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। उन्हें देखकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी दुगने जोश के साथ नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों गुट आपस में भिड़ पड़ेंगे। तभी पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और दोनों पार्टियों के समर्थकों को वहां से दूर कर दिया। सौभाग्य की बात है कि नंदीग्राम ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है। इसलिए पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बल के जवानों को रिकॉर्ड संख्या में तैनात किया गया। उसी की देन थी कि नंदीग्राम में जवाबी नारेबाजी पर ही बात खत्म हो गई, वरना ऐसे मौकों पर दोनों पार्टियों के समर्थक हाथापाई और पथराव करने से भी नहीं हिचकते थे। महाराष्ट्र के नासिक में बाजार में जाने के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस कमिश्नर ने एक अनोखा आदेश जारी किया। अब वहां बाजारों में एंट्री करने के लिए भी लोगों से फीस वसूली जाएगी, ताकि वहां भीड़ भाड़ कम की जा सके। यहाँ आने वाले हर इंसान से 5 रुपए की रसीद यहाँ पर काटी जा रही है। यह 5 रुपए लिए जा रहे हैं। यह मार्केट में आपको काम है, उसलिए सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई शख्स 1 घंटे से ज्यादा बाजार में रुका तो उससे 500 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस नियम पर लोगों की राय भी बटी हुई नजर आई। कोरोना को काबू में लाने के लिए तो सही है, 1 घंटे में काम नहीं हो सकता। वहीं पुलिस ने बाजारों में भीड़ पर काबू पाने के लिए नए नियम को जरूरी बताया। भीड़ के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, उसके ऊपर मर्यादा होना चाहिए, ताकि कोरोना का प्रादुर्भाव ज्यादा ना हो। आईटी और फार्मा समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में खरीदारी से शेयर बाजार में भारी बढ़त रही। सेंसेक्स 1128 अंक उछलकर 50,137 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 338 अंक चढ़कर 14,845 पर पहुंच गया। सेना ने जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में शोपियां और पुलवामा जिले के 55 स्कूलों के करीब 600 छात्रों ने हिस्सा लिया। दिल्ली के शाहदरा में कुछ पुलिस वालों पर जलती होलिका के ऊपर पानी डालने का आरोप लगा। हालांकि शाहदरा जिले के डीसीपी ने पुलिस पर लगे इन आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि पुलिस सिर्फ कोरोना नियमों का पालन करवा रही थी। ब्रिटेन की कॉन्डे नस्ट ट्रैवलर मैगजीन ने गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशंस की सूची यानी शादी करने की शानदार जगहों में शामिल किया। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर गुजरात। इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एक महिला के बलात्कार की घटना सामने आई। सोशल मीडिया पर बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाया कि पति के बीजेपी कार्यकर्ता होने की वजह से 24 साल की महिला का बलात्कार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महिला सुरक्षा पर ममता बनर्जी से सवाल पूछ लिया। बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो, जब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो? घटना तब हुई जब ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम में ही डेरा डाले हुए हैं। इसलिए टीएमसी का पक्ष रखने के लिए नुसरत जहां ने मोर्चा संभाला और ट्वीट कर आरोपों को बेबुनियाद बताया। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त से चल रही तेज हवाएं दिन तक धूल भरी आंधी में बदल गईं। इस धूल भरी आंधी का असर दिल्ली से लेकर जयपुर तक दिखा और दिल्ली के कुछ इलाकों में तो कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी तक दिखनी बंद हो गई।
धूल भरी इस आंधी ने दिल्ली की हवा को तो खराब किया ही, लेकिन इस बदले मौसम की वजह से दिल्ली वालों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके से ये तेज हवाएं चल सकती हैं। इस धूल भरी आंधी का असर राजस्थान तक देखने को मिला। जयपुर के आसमान में करीब आधे घंटे तक धूल का गुबार छाया रहा और दूर दूर तक सब कुछ धुंधला नजर आया। एक दिन पहले ही दिल्ली में करीब 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और गर्मी का 76 साल का रिकॉर्ड टूटा था। लेकिन सुबह से चल रही तेज हवाओं की वजह से तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि तेज हवाओं की वजह से दिल्ली वालों को अगले 2-3 दिन तक गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन राजस्थान में रहने वाले लोगों को इन तेज हवाओं की वजह से थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 24 घंटे में धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना जताई। साथ ही अगले 72 घंटे में वहां के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना भी जताई गई। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली एनसीआर में धूल का गुबार राजस्थान में रेतीली आंधी की वजह से आया। तेज हवा चलने की वजह से राजस्थान के रेगिस्तान से उड़ी रेत और धूल आसमान में छा गई। हालांकि उन्हीं तेज हवाओं ने दिल्ली और आसपास फैली धूल को भी काफी हद तक साफ कर दिया। हालांकि अभी संकट टला नहीं है क्योंकि धूल भरी हवाएं अभी थमी नहीं है। दक्षिण कोरिया के वाशिंग में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वर्ल्ड ड्रोन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। हर साल होने वाली इस चैंपियनशिप में कई देशों के खिलाड़ी शामिल होते हैं, जिसमें इस बार भी कई खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में कई बच्चे अपने ड्रोन उड़ाते दिखे। पहले उन्होंने अपने ड्रोन अलग अलग स्टैंड के ऊपर रखे और फिर इशारा मिलते ही उन्हें उड़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने खास तरह के चश्मों और रिमोट कंट्रोल का भी इस्तेमाल किया। प्रतियोगिता में शामिल ड्रोन स्टंट करते हुए भी दिखाई दिए। कड़े मुकाबले में पिछली बार की तरह इस बार भी दक्षिण कोरिया के एक लड़के ने इस चैंपियनशिप को जीत लिया। 드론 레이싱은 손가락으로 이제 경쟁하는 거다 보니까 हालांकि यह मुकाबला इतना आसान भी नहीं था। रेस में शामिल कुछ ड्रोन की रफ्तार तो 170 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी, जिन्हें खुद इन्हीं खिलाड़ियों ने अपनी टीम की मदद से तैयार किया। 100 बात की बात है कि ड्रोन उड़ाने के मुकाबले 10 साल पहले खेल खेल में शुरू हुए, लेकिन अब इनका मकसद भविष्य के ड्रोन पायलट तैयार करना भी है। चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की वायुसेना ड्रोन के लिए अलग अलग विंग बना चुकी है। ड्रोन चैंपियनशिप में जीतता वही है जो ड्रोन को ज्यादा से ज्यादा रफ्तार में भी पूरी तरह कंट्रोल कर पाए। ड्रोन उड़ाने वाले 12 से 18 साल के बच्चों की इस काबिलियत पर निर्णायकों के साथ ही वायुसेना के अफसरों की नजर भी होती है। सीमा पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब वो चीन की मदद से सियाचिन तक पहुंचने की साजिश में जुट गया है। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान चीन की मदद से गिलगित बाल्टिस्तान में 167 किलोमीटर लंबा सड़कों का जाल बिछाने की साजिश रच रहा है ताकि करगिल और सियाचिन तक पहुंचने में उसे आसानी हो सके। यही नहीं, इन रास्तों के बीच में आने वाले सभी मोड़ को भी चौड़ा करने की योजना है, जिससे पाकिस्तान की सेना और उसकी गाड़ियां कम वक्त में भारत पाकिस्तान सीमा तक पहुंच सके। इस काम को पूरा करने का जिम्मा पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी को दिया है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी उम्मीदवार अशोक डिंडा पर हमला हो गया। कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर पथराव किया, जिसके सामने आए वीडियो में उनकी कार लोगों की भीड़ से घिरी नजर आई। वीडियो में लोगों का शोर और तोड़फोड़ की आवाज तो साफ सुनाई दी, लेकिन हमला होने की घटना ठीक तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि गाड़ी में सवार सभी लोग जान बचाने के लिए दुबक कर बैठ गए। हालांकि इसकी अगली तस्वीरों में गाड़ी पर जगह जगह हमले की निशानियां दिखी। उसकी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर नजर आए और सीटों पर उनके टुकड़े बिखरे दिखे। अशोक डिंडा ने अपने ऊपर हुए हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने कुछ अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी। लगातार बढ़ रहे कोरोना खतरे की वजह से यह कदम उठाया गया। गुजरात में घनश्याम सुदानी नाम के एथलीट ने राम मंदिर के लिए 1800 किलोमीटर की दौड़ शुरू की। वो सोमनाथ से यूपी के लिए रवाना हुए, जहां वो 21 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचेंगे। हम राम जन्मभूमि अयोध्या तक जा रहे हैं दौड़ते हुए और हम हर रोज का 90 किलोमीटर कापेंगे। बताया गया कि घनश्याम सुदानी की ओर से ये दौड़ इसलिए शुरू की गई ताकि राम मंदिर बनाने में कोई रुकावट ना आए और देश में भाईचारा भी बना रहे। 1800 किलोमीटर की दौड़ है और जिसके अंदर हम 3 स्टेट कवर करेंगे, जिसमें हमारा गुजरात है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में कई सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा फहराया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वहां के सभी सरकारी संस्थानों पर तिरंगा फहराने के निर्देश दिए थे। दिल्ली के बवाना में आग से करीब 200 झुग्गियां जल गईं। इसकी वजह से कई लोगों के सिर से उनके आशियाने छिन गए।
पंजाब सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से लगाई गई पाबंदियों को 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया। यही नहीं, अब कोरोना के टीके भीड़ वाली जगहों पर भी लगाने के इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन लगाने वाले सेंटरों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे में बने एक दफ्तर में आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 12 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। इस आग के लगने के बाद नुकसान काफी है, लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि कोई इस आग की चपेट में नहीं आया। दूसरे राज्यों से होली मनाकर राजस्थान लौटने वाले रेल यात्रियों की अलग अलग स्टेशनों पर कोरोना जांच की गई। रेल यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को दिखाना जरूरी कर दिया गया है और जिनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी उनकी जांच स्टेशनों पर ही की जाएगी। जयपुर रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्वास्थ्य विभाग की टीम स्टेशन से बाहर निकलने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच करती दिखी। लोग कतार में खड़े रहे और अपनी बारी आने पर उन्होंने इसकी जांच करवाई। राजस्थान में एक बार फिर तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केस 7,800 हो चुके हैं। इस दौरान कुछ लोग इससे बचने की भी कोशिश करते नजर आए। सुरक्षा कर्मियों के न होने से वो लोग स्टेशन पर दूसरे रास्ते से आसानी से बाहर निकल गए। इसके बावजूद राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अभियान चलाया गया। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों की जाहिलियत की कोई सीमा नहीं। एक साल में भी हम नहीं समझ पाए कि कोरोना महामारी कई बार बिना लक्षण के भी जकड़ लेती। बिना लक्षण वाले मरीज भी महामारी फैला सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच जरूरी है। इतनी सी बात भी हमारी बुद्धि में न घुसे तो हमारी समझदारी पर ही लानत है। म्यांमार की सेना के जुल्मों से जान बचाकर कुछ दिन पहले उसके पड़ोसी देश थाईलैंड भागे 2000 से ज्यादा करेन समुदाय के लोगों की हालत आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी हो गई। खबर है कि थाईलैंड ने भी म्यांमार के इन लोगों को वापसी का रास्ता दिखा दिया। जिसके सामने आए वीडियो में करेन समुदाय के लोग बोरिया बिस्तर अपनी पीठों पर लादकर वापस म्यांमार की तरफ जाते नजर आए। वीडियो में थाईलैंड की सेना के जवान उन पर लगातार नजर बनाए भी दिखे। इन लोगों ने बॉर्डर पार तो किया था थाईलैंड में शरण की आस में, लेकिन बताया गया कि थाईलैंड की सेना ने उन्हें आगे ही नहीं बढ़ने दिया। पुरुषों के साथ छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी सामान लेकर म्यांमार लौटती दिखी। असल में 27-28 मार्च को करेन समुदाय के विद्रोहियों और म्यांमार की सेना के बीच शुरू हुई जंग में सेना ने करेन राज्य पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। इसी वजह से ये लोग वहां से भाग निकले थे। हालांकि थाईलैंड ने शरणार्थियों को लौटाने की खबर से इनकार किया है। सौभाग्य की बात यह है कि म्यांमार में करेन समुदाय के लोग चीन तिब्बत मूल के हैं, जिनको म्यांमार के मूल निवासी पसंद नहीं करते। पिछले 71 साल में म्यांमार के मूल निवासियों ने कई बार करेन समुदाय के लोगों पर हमला किया, जिसकी वजह से लगभग 10 लाख लोगों को थाईलैंड में शरण लेनी पड़ी। वहां सैन्य तख्तापलट के बाद करेन समुदाय के लोगों में फिर भगदड़ मचती दिख रही। शरणार्थी संकट गंभीर हो सकता है, इसलिए थाईलैंड ने भी म्यांमार सीमा पर निगरानी बढ़ा दी। कृषि सुधार कानून पर बनी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 3 सदस्यों वाली इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंपी। खबर है कि कई किसान संगठनों और जानकारों से बात करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कृषि सुधार कानूनों पर निष्पक्ष राय लेने के लिए किया था, ताकि उन कानूनों की समीक्षा कर किसानों की आशंकाओं को दूर किया जा सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेज कर दिया गया। इस काम में सीमा पर सड़क बनाने वाले संगठन बीआरओ के जवानों को लगाया गया, जो खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से रास्ते पर जमी बर्फ को हटाते दिखाई दिए। जहां पर यह काम चल रहा था वहां चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी, जिसे हटाने में बीआरओ के जवानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुदाई करने वाली मशीनों से उसे हटाने का सिलसिला जारी रखा। सर्दियों में हुई भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद हो गया। मध्य प्रदेश के भिंड में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, लेकिन जल्द ही उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में फैक्ट्री के अंदर से जबरदस्त लपटें उठी दिखाई। फैक्ट्री के अंदर फोम और रुई जैसे सामान होने की वजह से आग और तेजी से फैली। जानकारी मिलने पर दमकल की गाड़ी भी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन लपटें इतनी जोरदार थीं कि उन पर पानी की बौछार का भी कोई असर पड़ता नहीं दिखा। हालांकि बाद में किसी तरह आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक वहां मौजूद ज्यादातर सामान जलकर राख हो गया। राष्ट्रपति की बाईपास सर्जरी सफल रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की दिल्ली के एम्स अस्पताल में सफल बाईपास सर्जरी की गई। कुछ दिन पहले उन्हें सीने में दिक्कत की वजह से सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसके बाद राष्ट्रपति को बाईपास सर्जरी के लिए एम्स लाया गया था। इस सफल बाईपास सर्जरी के लिए रक्षा मंत्री ने डॉक्टरों को बधाई दी।
दावा है कि यूपी के हमीरपुर में छेड़छाड़ से परेशान एक छात्रा ने आत्मदाह की कोशिश की। इसके बाद छात्रा को इलाज के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दिल्ली में कुछ कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मुलाकात में कांग्रेस ने बीजेपी पर अपर असम की सभी विधानसभा सीट जीतने की भविष्यवाणी वाले विज्ञापन पर सवाल उठाए कि हम अपर असम की सारी सीटें जीत गए। इस तरह का विज्ञापन कोई नहीं दे सकता है। पेट दर्द की शिकायत के बाद शरद पवार को फिर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ दिन पहले भी अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। अचानक पेट में दर्द के कारण उन्हें आज ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश निगम बोध घाट पहुंचे और इंतजामों की जानकारी ली। निगम बोध घाट में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की संख्या फिर बढ़ गई है। ऐसे में मेयर ने सभी से अंतिम संस्कार के दौरान कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। हर परिस्थिति का सामना करने हम तैयार है। आईपीएल से ठीक पहले इंग्लैंड के क्रिकेटर जोफ्रा आर्चर के हाथ की सर्जरी की गई और उनके हाथ में लगा कांच निकाल लिया गया। इंग्लैंड के क्रिकेट निदेशक एशले जाइल्स ने बताया कि गलती से उनके हाथ में मछलियों के टैंक का कांच घुस गया था। ममता बनर्जी के वायरल ऑडियो टेप के सही होने पर खुद ममता बनर्जी ने मोहर लगा दी। पिछले कुछ दिनों से वायरल इस ऑडियो क्लिप में नंदीग्राम के बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रलय पाल से ममता बनर्जी बात करती हुई सुनी गई। ममता ने प्रलय पाल से चुनाव में टीएमसी का साथ देने को कहा, लेकिन प्रलय ने शुवेंदु अधिकारी से मजबूत रिश्तों का हवाला देते हुए उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। इस ऑडियो क्लिप को बंगाल के चैनलों पर दिखाया गया था, जिसे बाद में बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर डाला था। प्रचार के आखिरी दिन एक सभा में बोलते हुए ममता बनर्जी ने ही ऑडियो क्लिप का जिक्र किया और उसे सही भी माना। फोन করেছি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এসেছে, ফোন করে আমি বলেছি যা তোদেরটা 30 দিন ছিল 52 দিন করে দিলাম। ওমা সে ফোন করে রেকর্ড করেছে, ফোনে রেকর্ড করে বাইরে ভাইরাল করেছে। ममता के कबूलनामे के बाद अमित मालवीय ने फिर ट्वीट किया। बीजेपी नेता से मदद मांगने के लिए ममता के फोन को उन्होंने ममता का सरेंडर बता दिया। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बीजेपी की गुटबाजी उस वक्त साफ दिखी जब रैलियों के मंच पर वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस के दोनों बड़े नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर दिखाई दिए, जिसे उपचुनाव जीतने के लिए आपसी मतभेद भुलाने की कवायद के तौर पर देखा गया। सुजानगढ़ सीट पर प्रचार के लिए हुई रैली में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही मंच पर दिखाई दिए। लंबे वक्त बाद राजस्थान में दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया। मंच पर दोनों की कुर्सियों में कुछ फासला जरूर दिखा, दोनों एक दूसरे से बात करते हुए भी नहीं दिखे, लेकिन प्रचार में दोनों नेता जान फूंकते दिखाई दिए। दूसरी तरफ बीजेपी की चुनाव प्रचार से जुड़ी एक ऐसी ही रैली की तस्वीरें राजसमंद से आईं। जनसभा में लोगों की भारी भीड़ तो दिखी, लेकिन मंच पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नजर नहीं आई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रचार में जान फूंकते दिखे। राजस्थान में 17 अप्रैल को राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटों पर 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के नतीजों से राजस्थान की सरकार पर कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला। वहां कांग्रेस के पास बहुमत से 4 सीटें पहले ही ज्यादा। केंद्र सरकार ने दावा किया कि सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कोविशील्ड वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताया और दावा किया कि सीरम इंस्टीट्यूट में बनी ये वैक्सीन कोरोना वायरस पर 76% तक असरदार है। साथ ही ये दावा भी किया गया कि देश में कहीं भी कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के जमने की शिकायत नहीं मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से यह अपील भी की कि 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से ऊपर वाले सभी लोग बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ हैं। बहुत सारे लोगों को इन विषयों के बारे में अभी भी डाउट है। आप इस संदर्भ में वैज्ञानिकों की बात को सुनो। सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बातें चलती हैं उन पर कतई विश्वास ना करें। दिल्ली के बवाना इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां भीषण आग में करीब 200 झुग्गियां जलकर राख हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे की खबर मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं, लेकिन तब तक आग ने 200 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। उसकी लपटें कई फीट ऊपर उठने लगीं और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। इस हादसे को देखकर लोग दहशत में आ गए। उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उनका सामान आग में जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल कर्मियों ने आग को फैलने से रोक लिया।
जिससे वहां की हजारों झुग्गियां आग की चपेट में आने से बच गईं। जिस साइड में फ्लो था एयर का, उस साइड में बाउंड्री वॉल थी, इसलिए वो आगे फैल नहीं पाई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने उस अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और फिर उन्होंने गेट पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पहुंचे कुछ पुलिस वालों ने सख्ती बरती और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। इस दौरान पुलिस वालों की प्रदर्शन कर रहे लोगों से धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की इस कार्रवाई का हंगामा कर रहे लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कुछ देर में ही उनमें कई लोगों ने हाथ जोड़कर पुलिस से मदद की अपील की। इससे पहले गुस्से से तमतमाए मरीज के घर वालों ने अस्पताल के गेट को बंद कर दिया और अस्पताल के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। सौभाग्य की बात यह कि रानीगंज में जिस लड़के के घर वालों ने बवाल किया, उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के मैनेजमेंट का दावा है कि लड़के को बड़े अस्पताल के लिए रेफर किया गया था, लेकिन घर वाले वहीं इलाज कराने की जिद पर अड़े थे और इसी बीच लड़के की मौत हो गई, जबकि लड़के के घर वाले इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे। फिल्म चेहरे की रिलीज टल गई। अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे अब 9 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। बढ़ रहे कोरोना के संकट की वजह से यह फैसला लिया गया। जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। This decadence of human values has to stop. उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास एक होटल में 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद इनमें कई लोगों को कोरोना केयर सेंटर भेज दिया गया, जबकि कुछ होम क्वारंटीन किए गए। जयपुर की जिला अदालत ने आतंकी साजिश रचने के मामले में 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। इन दोषियों को दिल्ली और जयपुर में बम धमाके की साजिश रचने के मामले में 2014 में गिरफ्तार किया गया था। ये सभी दोषी बैन किए गए संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। धारा 121 के तहत सभी को LI की सजा से दंडित किया गया है। ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स टीम का नया कप्तान बनाया गया। श्रेयस अय्यर पिछले दिनों इंग्लैंड के साथ सीरीज के दौरान कंधे की चोट की वजह से घायल हो गए थे। यूपी के बरेली में पुलिस ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया। दावा किया गया कि मारे गए आदमी ने इन दोनों को अपने एक रिश्तेदार की हत्या करने के लिए 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन इन आरोपियों ने पैसे देने वाले आदमी को ही मौत के घाट उतार दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। फंदा लगाकर दोनों आरोपियों ने मिलकर उसकी जो है हत्या कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले राज्य में लॉकडाउन के संकेत दिए थे, जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने तो पहले ही उद्धव सरकार का विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार में भी इस मुद्दे पर मतभेद दिखने लग गए। सरकार लॉकडाउन की धमकी देने के बजाय वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दे। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि लोगों की लापरवाही नहीं थमी तो लॉकडाउन लागू करना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन रिलेटेड जो बेड्स हैं वो अगर बहुत बड़े गति से ऑक्यूपाई होते गए तो फिर हमारे को लॉकडाउन के बारे में 100% सोचना ही पड़ेगा। मेजबान न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश से T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। उसने दूसरे मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर बांग्लादेश को 28 रन से हराया। महाराष्ट्र के यवतमाल में बदहाल सड़कों के मुद्दे पर वहां के एक पार्षद ने अनोखा प्रदर्शन किया। आरोप है कि सड़कों की मरम्मत के लिए उसने इलाके के बड़े नेताओं के साथ अधिकारियों से भी कई बार अपील की, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद कांग्रेस पार्षद शाकिब शाह अपना विरोध जताने के लिए भीख मांगने लगे। वो अपने इलाके की एक सड़क पर बैठ गए और वहां से गुजरने वाले लोगों से उन्होंने भीख मांगी। इस दौरान कई लोग उन्हें पैसे देते दिखाई दिए। इसके साथ ही शाकिब शाह ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए। ये नगर पालिका कुंभकर्ण की नींद में सोई है और भ्रष्टाचार करने में ही व्यस्त है। इस अनोखे प्रदर्शन से पार्षद को फायदा भी हुआ। उन्होंने करीब 4,000 रुपए और सड़क की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाला काफी सामान जुटा लिया, जिसके बाद वो खुद ही मजदूरों के साथ सड़कों के गड्ढों को भरते नजर आए। सौभाग्य की बात है कि यवतमाल जिले में पुसद नगर परिषद की सड़कों की बदहाली पर राजनीतिक तमाशा कई साल से चल रहा है। पिछले साल वहां बीजेपी के पार्षदों ने भी इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। अभी जिस वार्ड के पार्षद ने भीख मांगकर सड़कों के गड्ढे भरने का अभियान चलाया है, उसी वार्ड की सड़कों के गड्ढों के पास लोगों ने बेशर्म का पौधा रोपकर विरोध दर्ज कराया था। हालांकि हालात फिर भी नहीं सुधरे। रोमानिया में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। दूसरे देशों की तरह वहां की सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए काफी समय से सख्त पाबंदियां लगा रखी, जिसके विरोध में राजधानी बुकारेस्ट की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और उन्होंने सभी तरह की पाबंदियां हटाने की मांग की। Am venit la acest protest în primul rând pentru că
इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां की पुलिस को भी रास्तों पर तैनात कर दिया गया, जो प्रदर्शनकारियों के साथ चलती दिखाई दी। सड़क पर उतरी भीड़ ने बिना कोई हंगामा और तोड़फोड़ किए शांति से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान सड़कों पर लंबा जैम जरूर लगा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोग काफी देर तक फंसे रहे। बात की बात है कि रोमानिया के जिन इलाकों में 100 में 7 से ज्यादा लोगों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है, वहां 14 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। वहां आबादी दिल्ली के बराबर है और अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसलिए रोमानिया की सरकार विरोध प्रदर्शन के बावजूद ढील देने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के डूंगरपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की भीषण लपटों से घिर गया। एक दिन पहले भड़की ये आग कैसे लगी, इसका पता नहीं चल सका, लेकिन देखते ही देखते उसने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हरे भरे पेड़ धधकते नजर आए। जगह जगह घास होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। वहां हर जगह से धुआं भी उठता नजर आया। आग की ऊंची लपटों ने आसपास के लोगों को दहशत से भर दिया। इतना ही नहीं, बेकाबू आग सब कुछ जलाने पर आमादा दिखी। हालांकि इस बीच उस पर काबू पाने की कोशिश भी जारी रही। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां लपटों पर पानी की बौछार करती नजर आईं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि 10 घंटों की मेहनत के बाद भी उस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका, क्योंकि वहां लगातार चल रही तेज हवाएं भी आग में घी डालने का काम कर रही थी। बताया गया कि इस हादसे में जंगल में रहने वाले कई जानवर भी झुलस गए।